नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। तो पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। हालात कुछ ऐसे ही हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मिले हैं, जिससे देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,82,461 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना से होने वाली मौतों ने भी लोगों को दहशत में डाल रखा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1493 यानी कि लगभग 1500 मौतें हो चुकी हैं। वहीं यूपी में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। नए संक्रमितों के ताजा आंकड़ों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना के कुल केसों की संख्या 8,21,054 के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 120 संक्रमितों की मौत के साथ अब तक प्रदेश में 9,703 लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव केसों की कुल संख्या 1,70,000 के पार पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्होंने बैठक के बाद रविवार को टीम 11 के अफसरों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो देश में हालात कुछ ऐसे हैं कि कोरोना को लेकर के लगातार मौतें हो रही हैं। शमशान घाटों पर शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है, लकड़ियां कम पड़ जा रही हैं। वहीं लगातार विपक्ष शासन प्रशासन पर कोरोना की मौतों को आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में कई तस्वीरें अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही है, जहां या तो पुलिस सख्ती कर रही है, लोगों से सख्ती के साथ में पेश आ रही है, चालानी कार्रवाई की जा रही है। यूपी में तो चालान का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। पहली बार अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं दूसरी बार अगर पकड़े जाते हैं तो 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और वहीं कोरोना पर आज ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। उनसे सीधे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के हालात चल रहे हैं उसको लेकर के क्या कुछ सही इंतजामात किए जाए। तो विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह जी। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और शासन प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, क्या उससे कोरोना को काबू में किया जा सकता है? विवेक जी नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया। जी सर। आपने जो भयावह स्टैटिस्टिक्स प्रस्तुत किए हैं, ये आंकड़े किसी को भी भयाक्रांत कर देंगे जी। और अभी तो पहली पायदान है, आगे देखिए होता क्या। ये कहते हैं कि इसकी पीक आएगी 20 दिन बाद। आज जब ये मृत्यु दर और जो संक्रमण की जो रेट है, ये अगर ट्रेलर है तो आगे क्या होगा जी। शमशान के जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, कब्रिस्तान के परिदृश्य देख रहे हैं, ये किसी को भी विचलित कर सकते हैं। बिल्कुल। और हमको ये जब पिछले वर्ष इसके बारे में जानकारी हो गई थी, ये महामारी दस्तक दे चुकी है, हमारी तैयारी और पुख्ता होनी चाहिए थी। मैं आपके सामने 4 बिंदु रख रहा हूं जी। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत हमारी तमाम शक्तियां जो जनपदों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, जो पुलिस अधिकारी, उनको मिल चुके थे। पहले हम आ जाते हैं टीम 11। ये टीम 11 जिसके बारे में था कि पूरे अनुमान के आधार पर, एस्टिमेट के आधार पर वांछित तैयारी करें। टीम 11 में डॉक्टर्स क्यों नहीं, ये अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो क्या हम उसमें पाक शास्त्र और पाक विज्ञान के लोगों को रखेंगे या हम क्रिकेट के लोगों को रखेंगे? बिल्कुल। एक भी चिकित्सा अधिकारी का अधिकारी ना होना, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट के विशेषज्ञ का ना होना, स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट का ना होना, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब हमारे आईएएस अफसर हर चीज के विशेषज्ञ हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि क्या एक ही व्यक्ति सारी चीजों का सर्वज्ञ है, सभी चीजों का जानकारी, ये संभव ही नहीं है। जिस विषय के बारे में आपकी कार्य योजना बननी है, उसके सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को रखें और उनको न रखना तो आपने तो समस्या की दावत पहले ही दे दी है। बिल्कुल। उन 11 में अपने विशेषज्ञों में डॉक्टर का न रहना, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर एक भी डॉक्टर नहीं है, इसका कारण क्या है? आपको क्या उम्मीद थी कि सारी समस्या का समाधान आप कर लेंगे और बाद में सब आप लोगों को अलंकृत और पुरस्कृत किया जाएगा? अब पुरस्कृत तो छोड़ दीजिए, अब आप सबको दंडित होना चाहिए क्योंकि आपने जो। अब हम आते हैं शमशान की बात पे जी। 2 मशीनें खराब हो चुकी हैं, लोहा जल चुका है, जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, तो क्या इसके बारे में जिम्मेदारी नहीं थी? 50 लाख की विद्युत शव दाह गृह की मशीनें आती थी, अब तक तो आप 6-7 का इंतजाम कर सकते थे, नहीं किया, तो आपकी ये टीम 11 क्या कर रही है? बिल्कुल। आपको नाकारा होने की वजह से क्या आपको अब दंडित नहीं करना चाहिए?
कब्रिस्तान की जमीनें मुहैया कराने के लिए क्या आपने जरूरी नहीं समझा? आपने दरअसल अपनी बदनामी के लिए साइन बोर्ड आपने जगह जगह लगा दिए हैं, शवदाह ग्रह के ऊपर भी, कब्रिस्तान पे भी। ये आपकी नाकामी और नालायकी के साइन बोर्ड से बहुत बड़े बड़े जो आसानी से छाने वाले नहीं। सर शवदाह की बात अगर हो रही है तो लखनऊ में जो शमशान घाट है उसको पूरा कवर किया जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो है रात में लाशों को जलाया जा रहा था, कोरोना संक्रमितों के शवों को जलाया जा रहा था, उसका एक वीडियो किसी ने शूट करके वायरल कर दिया, जिसके बाद नौबत ये आ गई है कि अब इलाके को जो शमशान घाट है उसको पूरे तरीके से पैक किया जा रहा है ताकि कोई भी बाहरी ये ना देख पाए कि अंदर क्या हो रहा है। इसको किस तरह से समझा जाए? आखिरकार शासन प्रशासन क्या समझ इसके जरिए बताना चाह रही है? विवेक जी, ये बकवास की बातें हैं जी, ये बकवास की बातें हैं। बेहतर ये होता कि 6 विद्युत शव जो मशीनें होती हैं उनको आप आयातित करते हैं, गुजरात में बनती हैं, आप मंगा करके प्लेन से मंगा सकते थे। आपने जरूरी नहीं समझा। आपने ये भी जरूरी नहीं समझा कि वन विभाग के अधिकारियों को लगा करके चिताओं का और वन जनता को विश्वास में लेकर के और 24 घंटे जैसे मणिकर्णिका घाट पे शवदाह और अंतिम संस्कार होते उसकी व्यवस्था करें। आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप समझते हैं कि ये टक्कर लगा देने से, खस की टट्टी लगा देने से और पर्दे लगा देने से इस प्रकार की नाकामी पे पर्दा पड़ जाएगा। वो पर्दा पड़ने वाला नहीं है। तो और अभी तो अस्पताल में देखिए आप जी, अस्पताल में देखिए, अस्पताल में एक बेड नहीं मिल रही। हमारे सीनियर आईएएस अफसर, रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस, रिटायर्ड आईपीएस अफसर, वो दर दर भटक रहे हैं आईसीयू के लिए, तो छोड़ दीजिए एक बेड के लिए नहीं मिल रही है। और अगर नहीं मिल रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात तो हम लोग यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार चूक कहां हो गई। जब शासन प्रशासन को मालूम था कि कोरोना की दूसरी स्ट्रेन भी भारत में आ चुकी है, उसके बावजूद भी उस युद्ध स्तर पर तैयारियां नहीं की गई जितनी की तैयारियां चुनाव प्रचारों को लेकर के की जाती रही है। जो यूपी में पंचायती चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या शासन प्रशासन इन्हीं तैयारियों में ज्यादा इंगेज रह गया? आप ये समझ लीजिए, इसको तो चलिए एक बार देख लें कि टेस्टिंग वगैरह तो जो हमने की सो की, लेकिन जो कालाबाजारी हो रही महत्वपूर्ण दवाओं की और उसको ब्लैक से बेचा जा रहा है, तो तैयारी का कोई कार्य योजना होती तो मूर्त रूप में दिखाई पड़ती। मूर्त रूप में हमको कुछ भी दिखाई पड़ रहा, कहीं पे हमारे नंबर आए हो तो हमें बता दें। वैक्सीन में हमारे पास मार्क्स है, अच्छी बात है, वैक्सीन हमने बहुत अच्छी लगाई है, हमने शुरुआती दौर में काम अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में जो पिछले 15 दिन में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उस चीज में सुधार की जरूरत है। मैं कम से कम समझता था कि आईसीयू, ऑक्सीजन की कमी आप ले लीजिए, क्या हमारा इतना विकसित देश है, हम ऑक्सीजन भी तो नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, उसके बारे में हमने क्या कार्रवाई की है? आप चलिए दवा के बारे में चलिए ठीक है, अदार पूना वाला की फैक्ट्री में पूना में आग लग गई, उससे बहुत नुकसान हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की तो कोई किल्लत होनी नहीं चाहिए थी। ऑक्सीजन तो हम सप्लाई कर ही सकते थे। आज के हालात ये हैं, हर जगह हर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है, मारामारी हो रही है। बिल्कुल हर अस्पताल ये कह रहा है कि हमारे पास केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन है। अरे कम से कम इतना तो कर लीजिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो हम कर सकते थे। बहरहाल इस व्यवस्था को होना ही चाहिए और इसके बारे में हमारा रिकॉर्ड और पुख्ता और अच्छा होना चाहिए। जी, एक और सवाल है कि क्या जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसकी टाइमिंग सही है, उसको क्या रोका जा सकता था? मैं समझता हूं कोई भी जहां जन समूह है, सारे मेले आयोजन को मेले के ऊपर में हमने निर्णय लिया, अच्छा निर्णय लिया। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर अगर हमने जो अखाड़ा है उन्होंने समन्वय करते हुए और वहां से प्रस्थान कर गए, मैं समझता हूं कि अगर कुंभ मेले अन्य चीजों पे भी अगर हमने नियंत्रण किया, इलेक्शन और निर्वाचन, मेरा अपना व्यक्तिगत अभिमत है, क्योंकि जहां भीड़ होती है वहीं संक्रमण होता है, निर्वाचन को भी हम मुलतवी पोस्टपोन कर देना चाहिए था। सर, आपसे एक और बात समझना चाहेंगे, जो लॉकडाउन अभी वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया उत्तर प्रदेश में, कई राज्यों में तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया है, लेकिन समस्या का समाधान क्या लॉकडाउन से निकलेगा? ये बड़ा सवाल है। समाधान अकेले किसी एक से नहीं है कि मैथमेटिकल कोई ये फॉर्मूला हो कि इससे होगा। इससे सहायता जरूर मिलेगी, लेकिन एक इतनी विकराल समस्या का केवल लॉकडाउन से समाधान मिले ये संभव नहीं है। लेकिन लॉकडाउन एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूं कि एक रोड मैप है और इस रोड मैप पे चलने पे आपको सहायता बहुत मिलेगी संक्रमण को नियंत्रित करने में, क्योंकि जहां कहीं विश्व के अग्रणी देश में भी
जहां कहीं वांछित नियंत्रण हुआ है तो लॉकडाउन के ही माध्यम से हुआ है, जिसके जीती जगती जो मिसाल है वो इंग्लैंड और जर्मनी है। तो लॉकडाउन से हमें सहयोग मिलेगा, लेकिन एक दो दिन के लॉकडाउन से इसके बारे में तो ये विचार नहीं है कि क्या इसको और ज्यादा बढ़, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है, लॉकडाउन किया है, लेकिन इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संक्रमण पे प्रभावी नियंत्रण हो। और लॉकडाउन के साथ साथ जो निर्वाचन, कुंभ मेला आदि है, इसके ऊपर भी नियंत्रण। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील कर रहे हैं कि कुंभ को प्रतीकात्मक तौर पर मनाया जाए, लेकिन सवाल तो यही है कि श्रद्धालु अभी भी पहुंच रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है। कुंभ के प्रशासन जो है, मेलाधिकारी दीपक रावत, वो भी कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं सारी पूरी है, लेकिन हकीकत तो यही है कि रोजाना कुंभ में केसेस की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। आज की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में 2700 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं, कल 2400 थे। तो ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़ों की रोकथाम नहीं हो पा रही है। इसके लिए शासन प्रशासन, जो सत्ता पक्ष है या जो पुलिस प्रशासन, उसको किस तरह से लोगों से पेश आना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सवाल और कुंभ को लेकर के आ जाता है। जो मेला आईजी है कुंभ के, उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि भीड़ को काबू कर पाना असंभव है। ये इसको किस तरह से देखा जाए? अगर तैयारियां पूरी रहती तो क्या भीड़ को काबू नहीं किया जा सकता था? ये शब्द किसी भी पुलिस अधिकारी को शोभा नहीं देते हैं कि असंभव है। इसके पहले कितने भी मेले, आयोजन और प्रायोजन हम लोगों ने प्रतिबंधित किए हैं और सुनिश्चित किया है। कर्फ्यू भी लगता है, प्रतिबंधित भी किया जाता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के उपरांत की प्रतीकात्मक रूप से मनाएं, तो क्या हम यमराज को दावत देने के लिए स्वतंत्र बैठे हैं? इसका कोई औचित्य नहीं है। और संक्रमण जो भयावह स्थिति उत्तराखंड में हो गई है, इसके लिए ये जरूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसके अनुरूप हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और ये हमारे हित की बात है। और संक्रमण रुका रहे, संक्रमण पे नियंत्रण हो, इसके लिए ये जरूरी है कि हम इसको प्रतिबंधित करें। और इसके पहले भी हमने कई मेले प्रतिबंधित किए हैं। आईजी साहब को मैं ससम्मान कहना चाहूंगा, जनहित में जो आवश्यक है उसको करें। एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आपको सशक्त और पूरी तरीके से सशक्त आती है। खैर ठीक है, ये भीड़ नियंत्रण और भीड़ के बारे में कार्रवाई, ये एक अपने में अलग विषय है, उस पर तो एक अलग बैठूंगा मैं। लेकिन वर्तमान में उनको अगर ये कह दिया, अगर आईजी ही मेला कह रहा है कि हम भीड़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं, तो नीचे के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे? लेकिन इसकी मिसाल भी आपके सामने है कि पुलिस सामान्य व्यक्ति को, हम आप अगर मास्क न पहने तो 1000 रुपए का जुर्माना, राजनेता मास्क न पहने कार्रवाई नहीं होगी। अरे कम से कम दोहरे मापदंड तो ना अपनाए। जो आपको कानून का पालन करना है, एक रूपता के साथ सबके ऊपर कार्रवाई करें। तो विक्रम जी, सवाल यही है कि लगातार महाकुंभ हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर हालात कुछ ऐसे ही हैं कि लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर यूपी की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश में लगातार सीएम योगी भी दावा करते रहे कि कोरोना के केसेस को किसी न किसी तरीके से रोका जाएगा, जो भी थी। लेकिन जिस तरीके से लापरवाहियां की गई हैं, ये शासन के स्तर पे माना जाए इसको, क्योंकि अगर शासन इसको पहले से भांप लेता है कि केसेस आ रहे हैं, तो क्या जो सख्ती अभी की जा रही है उसको थोड़ा और पहले कर देना चाहिए था? या फिर पंचायत चुनाव की जो नामांकन की जो दरकार थी कि नामांकन पूरा हो जाए, उसके बाद किसी तरह से नियमों को सख्त किया जाए, तो कहां पर चूक हो गई प्रशासन से? विवेक जी, देखिए इसके कई कारण होते हैं और ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं है, ये विश्वव्यापी समस्या है। केवल एक दो देश ऐसे हैं जो कि इससे अछूते हैं, जिसमें चीन नंबर 1 है। जिसके बारे में हम टिप्पणी नहीं करेंगे कि क्यों वो अछूता है, इसके बारे में तो कई विचार हैं। लेकिन अगर आप ये देखें, संक्रमण है नंबर 1, सबसे पहले ये है कि ये जो म्यूटेंट वायरस हुआ है, ये ज्यादा भयावह है और ज्यादा तेजी से स्प्रेड करता है, एयर में स्प्रेड करता है और युवा वर्ग को भी प्रभावित करता है, बच्चों को भी प्रभावित करता है। नंबर 2, इसके बारे में जो टीकाकरण है, जो हमारी ऊना की फैक्ट्री में आज बनी हुई, इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि किसी एक विदेशी ताकत की एक षड्यंत्र था, जिससे कि हम अपने यहाँ संक्रमण रोकने के लिए बड़ी संख्या में टीके न बना पाए। दूसरी चीज ये थी कि हमारी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी, एक कहते हैं पैंडेमिक फैटिग, कि किसी भी महामारी के आने के बाद एक थकावट आ जाती है। पुलिस विभाग में थकावट, चिकित्सा विभाग में हमारे सभी कोरोना वॉरियर थकावट, इतने हमारे बताते हैं 787 डॉक्टर्स पूरे भारत में शहीद हो चुके हैं। और पुलिसकर्मियों की अगर संख्या बताएं, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी जहां संक्रमित हैं, पुलिसकर्मी भी बहुत शहीद हुए हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल शहीद हुए हैं। तो एक फैटिग आ जाती है। जनता भी ये कहती है कि आखिर कब तक हम घर में बंद रहेंगे और बाहर जाएंगे, रोजी रोटी का संकट गहराने लगता है।
जी, और उसके बाद जब संक्रमण बढ़ता है तो फिर हम शासन प्रशासन को दोष देते हैं। ये अकेले शासन नहीं कर सकता है, बिल्कुल, जनता के भी जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। आज भी मैं एनसीआर में रहता हूं, आप खान मार्केट चले जाए या अन्य जगह जाए, वहां भीड़ भाड़ बदस्तूर चल रही है, वहां खाने पीने का समस्त इंतजाम हो रहा है। अरे भाई, कम से कम जो महामारी दस्तक दे रही है उसका बारे में सावधानी बरतना सबके हित में है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है जी। तो ये जाहिर तौर पर इसे माना जाए, ये तो हकीकत है कि जनता जो है वाकई में जागरूक नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार कोविड के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर लापरवाहियों की बात की जाए तो अभी भी लोग बिना मास्क के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अब इस जुर्माने की राशि को बढ़ा करके 1,000 रुपये किया गया है और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का किया गया है। तो क्या जुर्माने की कार्रवाई से जनता मास्क जैसे जरूरी सेवाओं का मास्क पहनना शुरू कर देगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शुरू कर देगी? क्या जुर्माने की राशि जब तक लगेगा नहीं जनता पर, तब तक जनता को अकल नहीं आने वाली क्या? विवेक जी, बिना दंड के राज्याधिकार नहीं चलता, ये तो सही है, लेकिन केवल जुर्माने से अगर हम समझे कि जनता मास्क पहनने लगेगी, वो होने वाला नहीं है। बिल्कुल, इसके बारे में पहले शिक्षा, जागरूकता और वरिष्ठतम स्तर से, अगर पुलिस में है तो डीजीपी और आईजी और एडीजी मास्क लगाए, सबसे पहले लगाएगा। और प्रदेश में अगर वरिष्ठतम स्तर के ऊपर सब लोग ये मास्क अनुशासन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सुनिश्चित करेंगे तो नीचे की जनता भी बदलेगी। लेकिन ये उम्मीद करें कि वरिष्ठतम स्तर पे और जो ऊंचे पदों पे लोग हैं वो तो मास्क न लगाएं और सामान्य व्यक्ति हम आप मास्क लगाएं, तो वो कैसे होगा? एक मिसाल कायम करनी चाहिए, जागरूकता कायम करनी चाहिए, और इसके आधार पर दंड तो लगाना कोई एक विकल्प है, लेकिन दंड के माध्यम से ही अगर हम समझे कि मास्क सब लगाने लगेंगे तो कदाचित ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल। अब आपने जिक्र किया है कि मिसाल पेश करनी चाहिए, तो बंगाल चुनाव को किस तरह से देखा जाए? खुद प्रधानमंत्री मोदी और तमाम बड़े नेता वहां पर जाते हैं, चुनावी रैलियों को संबोधित करते हैं, तो इससे जनता में किस तरह का मैसेज जा रहा है? क्योंकि जनता तो लगातार कह रही है कि हमारे नेता ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो हम कहां से कर लें? राजनीति मेरा विषय नहीं विवेक जी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो बड़े लोग करते हैं वो एक आदर्श बनता है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बड़े लोग करेंगे वो एक आदर्श के रूप में होगा, उसको हम अनुकरण करें। इसलिए किसी भी निर्वाचन में, चाहे यूपी का पंचायत चुनाव हो, चाहे बंगाल का चुनाव हो, हमारे राजनेता, लेकिन मैंने इसी प्रकरण में एक रिट पिटीशन दिल्ली हाईकोर्ट में की थी कि निर्वाचन के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, इसका अनुपालन किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने, आपको जान के खुशी होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और गृह मंत्रालय भारत सरकार को दिशा निर्देश दिए कि ये इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करें। लेकिन कितना अनुपालन हो रहा है विवेक जी, वो भी सर्वविदित है। ठीक, ये तो सही बात है कि कितना अनुपालन हो रहा है। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लोकमंच न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, पूरे भारत में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। आलम कुछ ऐसे हैं कि पिछले 24 घंटे में 2,61,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ गए हैं और करीब 1,500 लोगों की मौत हो चुकी है। शमशान घाटों पर लाशें जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ी हुई हैं, तो वहीं इलेक्ट्रिक सौदागृह का भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोग टोकन लेकर के अपने अपने जो शव हैं उनके परिजनों को, उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।